कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब एक भयानक न्यूक्लियर वॉर ने हंसती खेलती दुनिया को खाक के ढेर में बदल दिया। रातों रात बिजली गायब हो गई, लोग अपनों से बिछड़ गए और हर तरफ मौत और मायूसी का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सबसे गहरा अंधेरा होता है वहीं उम्मीद की एक किरण भी होती है। अमेज़न के घने जंगलों में लिन स्मिथ नाम के एक बॉटनिस्ट ने कुदरत का ऐसा ही एक करिश्मा खोज निकाला जिसने डूबती हुई इंसानियत को बचा लिया। उसने ढूंढा जेनेसिस ट्री। ये कोई आम दरख्त नहीं था, बल्कि एक चमत्कार था जो जहरीली रेडिएशन को पीकर उसे प्योर एनर्जी में बदल देता था। इस दरख्त के नीले चमकते फूलों ने दुनिया को फिर से रोशन तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इंसानों की किस्मत और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जंग के असरात इतने गहरे थे कि आने वाले 90% बच्चे जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा होने लगे। अब इन बेचारे बच्चों की जिंदगियां बचाने और उन्हें नॉर्मल पैदा करने के लिए साइंटिस्ट्स ने जेनेसिस फ्लावर के डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ जोड़ दिया और फिर उसे उन औरतों के अंदर इंजेक्ट किया जिन्हें बच्चे पैदा करने थे। इसके रिजल्ट में ऐसे मॉडिफाइड परफेक्ट बच्चे पैदा हुए जिनके अंदर सुनने, देखने और हर काम करने की पावर एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा थी। इन बच्चों को नाम दिया गया जेनेटिक्स। दुनिया में जेनेटिक्स को ऐसे ट्रीट किया जाने लगा जैसे वो कोई राजा महाराजा हों। अब 90% बच्चे जेनेटिक्स ही पैदा होते थे, लेकिन वो 10% लोग जिनका डीएनए जेनेसिस फ्लावर की डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता था, वो हमारी और आपकी तरह नॉर्मल इंसानों की तरह पैदा होते थे। इनमें से कुछ लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर का भी शिकार थे। किसी को पैदाइशी बीमारी थी, कोई चल नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, किसी का दिल खराब था। ऐसे लोगों को स्पेशल्स कहा जाने लगा और इस नई दुनिया में स्पेशल्स को बिल्कुल कचरा समझा जाता था। लोग उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे। अगर इन्हें कोई काम मिलता भी था तो सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला। फाइनली हमें इस नई दुनिया के जेनेसिस इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहां ये पावरफुल पेड़ रखे जाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात लिन से होती है, जो व्हीलचेयर पर है और इस इंस्टीट्यूट में साफ सफाई का काम करता है। उसके साथ है 12 साल की लड़की क्लोई, जो स्टूडेंट बनकर फील्ड ट्रिप के लिए यहाँ आई है। पर पता चलता है कि लिन और क्लोई आपस में मिले हुए हैं और यहाँ चोरी करने के इरादे से आए हैं। चोरी करने के लिए क्लोई टूर गाइड का ध्यान भटकाती है और पीछे से लिन एक हैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एक सिक्योर दरवाज़ा खोल लेता है। वो मैप चेक करता है और देखता है कि आगे कितने गार्ड खड़े हैं। उनसे निपटने के लिए लिन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल चूहा निकालता है और उसे हॉलवे में भेज देता है। गार्ड्स खिलौने का पीछा करते हैं और जैसे ही उसे उठाते हैं वो चूहा स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिससे सारे गार्ड वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद लिन अपने मुंह पर मास्क लगाकर लैब के अंदर घुस जाता है। यहाँ आने से पहले ही वो लैब के वेंटिलेशन सिस्टम में गैस छोड़कर सभी साइंटिस्ट्स को बेहोश कर चुका था। लैब के अंदर लिन अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी घड़ी को देखता है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। फिर वो एक लेज़र कटर का इस्तेमाल करके जेनेसिस ट्री के ग्लास को काटता है और नीला फूल तोड़ लेता है। फूल तोड़ते ही इस ट्री का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और वो बहुत सारे कांटे छोड़ता है, जिनसे किसी तरह लिन बच जाता है। असल में ये ट्री बॉम्ब्स के खतरनाक रेडिएशन की वजह से ही मॉडिफाई हुआ था, जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल था। फूल के टूटते ही सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगते हैं और फैसिलिटी को लॉकडाउन करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन लिन भीड़ में घुल मिलकर बाहर निकल आता है और जानबूझकर क्लोई से टकराता है, ताकि क्लोई उसके पास मौजूद कंटेनर यानी कि वो फूल एक टेडी बेयर में छुपा ले। चेकिंग के दौरान बहुत होशियारी से क्लोई वो टेडी बेयर गार्ड को ही पकड़वा देती है और अपनी चेकिंग क्लियर करा लेती है और फिर वो बिना किसी को शक हुए इस फैसिलिटी से बाहर निकल आती है। इसके बाद ये दोनों अपने शहर वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि जगह जगह एक पॉलिटिशियन की स्पीच ब्रॉडकास्ट हो रही है। सेनेटर फ्रैंक प्रोपोजिशन 42 नाम का एक नया कानून लाना चाहता है। उसकी चाहत है कि जेनेटिक्स और स्पेशल्स को बराबर समझा जाए। वो एक ऐसा एंटीडोट, एक ऐसा सीरम तैयार करवा रहा है जिसकी मदद से अडल्ट्स और स्पेशल्स को भी जेनेटिक एनहांसमेंट मिल सके, ताकि वो अपनी बीमारियों और कमजोरियों से क्योर हो जाएं। सीन कट होता है और हमें एक फेमस पॉप स्टार मीरा दिखाई जाती है, जो अनाउंसमेंट करती है कि वो गरीब स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक कॉन्सर्ट करेगी, ताकि वहाँ के लोग भी मिलजुल कर बाकी दुनिया के साथ रह सकें। लिन जब कॉन्सर्ट के बारे में सुनता है तो उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि उसका मानना है कि अमीर लोग और जेनेटिक्स सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, जो असल में एक बेसमेंट वर्कशॉप है जहां प्लांट्स और गैजेट्स भरे हैं। क्लोई एक बहुत अच्छी बॉटनिस्ट है जो केमिकल्स की मदद से एसिडिक फल और अजीबोगरीब किस्म की बेलें उगाती है। लिन एक इन्वेंटर और साइंटिस्ट है जो डिसेबल स्पेशल्स के लिए नकली हाथ पैर बनाता है, जिन्हें प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। वो चोरी किए गए जेनेसिस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल अपने गैजेट्स बनाने के लिए करता है, ताकि उसके जरिए स्पेशल सर्वाइव कर सकें।
आधी रात को इन्हें घबराए हुए आदमी की कॉल आती है जो अमीर जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो भी डिसेबल्ड है, चल नहीं सकता और एक मैकेनिकल सूट के सहारे काम करता है, लेकिन उसका सूट खराब हो गया है और रात में उसे बहुत सारा काम करना है। अगर सबको पता चल गया कि वो स्पेशल है तो उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। क्लोई पहले तो माफी मांग लेती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन जब वो 3 गुना पैसे ऑफर करता है तो लिन मान जाता है, जबकि क्लोई उसे बार बार समझाती है कि जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा और वो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्हें तो ये भी लगता है कि उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट में घुसने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन लिन के पास इसका भी हल है। ये लोग एक पुरानी टनल के जरिए उस इलीट डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं। होटल में पहुंचने के लिए वो शेफ जिसे लिन और क्लोई की जरूरत थी इन्हें पीछे के रास्ते से छुपाकर अंदर ले जाता है। आते ही ये लोग उसका मैकेनिकल सूट रिपेयर करने का काम शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो काम पूरा कर पाते, अचानक वहां अंधेरा छा जाता है। एंटी जेनेटिक स्क्वाड नाम का एक खतरनाक गैंग वहां हमला कर देता है। ये लोग असल में नॉर्मल इंसान होते हैं जो जेनेटिक्स से नफरत करते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स को दुनिया भर में ज्यादा इज्जत और अच्छे मौके मिलते हैं। ये गैंग बहुत बेरहम है, किसी को मारते हुए 2 बार नहीं सोचता। ये लोग उस कुक को भी मार देते हैं और होटल में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। इस समय तक क्लोई और लिन छुप चुके थे, लेकिन उन्हें भी किसी तरह बचकर निकलना था। पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था, तो ऐसे मुश्किल वक्त में लिन एक बड़ा फैसला लेता है। वो मरे हुए कुक का मैकेनिकल सूट पहन लेता है। इतने में गैंगस्टर्स भी किचन में आ पहुंचते हैं और अपने प्लान के बारे में बात करने लगते हैं कि कल कहाँ बम लगाना है और किस खास आदमी को मारना है। उनकी बातों के दौरान उनके हाथ से एक पेपर गिर जाता है, जिसे क्लोई उठा लेती है। अचानक लिन के पहने हुए सूट में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक मेटल काउंटर पर गिर जाता है और गैंग वाले उसे देख लेते हैं। वो उस पर हमला ही करने वाले थे कि लिन अपने बचाव में किचन में मौजूद हर चीज उन पर फेंक देता है और फिर वो उसी मैकेनिकल सूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे का दरवाजा जोर से खोलकर क्लोई के साथ वहां से भाग निकलता है। ये लोग किसी तरह सुरक्षित घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। होटल की सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी थी। एंटी जेनेटिक्स गैंग ने तो मास्क पहन रखे थे, इसलिए पुलिस को लगता है कि लिन और क्लोई ही उस गैंग के लीडर्स हैं। बिना कोई जुर्म किए ही ये दोनों क्रिमिनल्स बना दिए जाते हैं। न्यूज में पुलिस के स्पेशल फोर्स हेड का इंटरव्यू चल रहा होता है। लिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये वही इंसान है जो कल रेस्टोरेंट पर हमले के दौरान भी मौजूद था, यानी पुलिस हेड ही इस टेररिस्ट गैंग का असली लीडर है। इसी बीच क्लोई उस चुराए हुए पेपर को देखती है। वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर होता है जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि गैंग जरूर कॉन्सर्ट पर हमला करेगा और इल्जाम स्पेशल्स पर लगाएगा, ताकि प्रोपोजिशन 42 फेल हो जाए और स्पेशल्स को कभी भी जेनेटिक्स की जैसी इज्जत और मकाम न मिल सके। क्लोई फैसला करती है कि उसे ये सब रोकना होगा। ये मिशन सिर्फ उन दोनों का नहीं, बल्कि उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल लोगों का है। लेकिन लिन का मानना है कि एक छोटी बच्ची और एक लंगड़ा इंसान क्या बड़ा बदलाव कर पाएंगे, इसलिए वो भाग जाने का प्लान बनाता है। क्लोई इस सोच से बहुत आहत होती है और नाराज होकर चली जाती है। लिन जब जाने की पैकिंग कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी माँ की दी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि सब लोग इक्वल हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ का इलाज भी सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो स्पेशल थी। उसे एहसास होता है कि अपने साथ इतनी ज्यादतियों के बाद वो पीछे हटकर भाग नहीं सकता। वो घर वापस आकर काम शुरू कर देता है। जब क्लोई वापस लौटती है तो देखती है कि लिन शेफ वाला मैकेनिकल सूट पहले ही मॉडिफाई कर रहा है। लिन ने सूट के अंदर कई तरह के वेपन्स लगा दिए हैं, जबकि क्लोई अपनी बॉटनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उसमें बायो वाइन्स लगाती है। इन वाइन्स पर उगने वाले एसिडिक फ्रूट्स से निकलने वाली गैस दुश्मनों को बेहोश भी कर सकती है और उन्हें जला भी सकती है। अगले दिन ये लोग मिशन के लिए तैयार होते हैं। गैंग भी कॉन्सर्ट के तुरंत बाद मीरा को किडनैप करने के इरादे से वहां पहुंचता है और अफरा तफरी मचा देता है। भीड़ में लिन और क्लोई कहीं नजर नहीं आते, लेकिन कॉरिडोर में जहां से गैंग वाले मीरा को लेकर जा रहे होते हैं, अचानक लिन अपने मैकेनिकल सूट के साथ जंप करके सामने आ जाता है। पहले तो वो थोड़ी देर तक लड़खड़ाता है, फिर खुद को संभाल लेता है। गैंगस्टर्स उसे देखते ही हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी लिन अपने सूट पर लगा एक बटन ऑन करता है और उसके पूरे सूट पर पौधे और बेलें उगाती हैं। ये क्लोई की देन होती है। पहले तो गैंग वाले इस पर हंसते हैं, फिर लिन अपने सूट की असली ताकत दिखाता है। वो इन्हीं वाइन्स की मदद से गैंगस्टर्स को झटके देता है, बेलों पर लगे फलों से गैस छोड़कर उन्हें कुछ देर के लिए अंधा कर देता है और मीरा को लेकर भागने ही वाला होता है कि बाकी गैंग भी पहुंच जाता है। अब वो इतनी तादाद में होते हैं कि लिन अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे नीचे गिराकर इतना मारते हैं कि उसका सूट भी टूटने लगता है। लिन की जान पर बनाती है, लेकिन ठीक समय पर क्लोई एक चोरी की हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है, गैंग के लोगों को टक्कर देती है और लिन और मीरा को गाड़ी में बिठाकर तेजी से वहां से निकाल लेती है। ये लोग अब लिन की वर्कशॉप में शरण लेते हैं और सारे गुप्त दरवाजे बंद कर देते हैं। वो मीरा को सच्चाई बता देते हैं कि उस पर हमला करने वाली कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वही पुलिस है जो उसकी सिक्योरिटी के नाम पर उसके आसपास रहती है।
मीरा बताती है कि उसे अगले दिन सेनेटर से भी मिलना है। ये सुनकर लिन कहता है कि उसे पहले ही अंदाजा था। कल गैंग ने होटल पर हमला किया, आज मीरा पर हमला किया और कल वो फैमिली प्लानिंग सेंटर में दोबारा हमला करेंगे। लेकिन उनका असली मकसद मीरा को मारना नहीं है, बल्कि सेनेटर को मारना है ताकि नया कानून पास ना हो सके। वो तय करते हैं कि अब हर हाल में सेनेटर को बचाना होगा। मीरा भी इस प्लान का हिस्सा बन जाती है। अगले दिन ये लोग एक कपल का भेष बनकर फैमिली प्लानिंग सेंटर पहुंचते हैं। स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए लिन मीरा से कहता है कि वो वहीं गाना गाना शुरू कर दे। इतने में गैंगस्टर्स भी अपना प्लान पूरा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लिन तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और अपने सूट में लगे एसिड से उनके मास्क पर हमला कर देता है, जिससे उनके मास्क पिघलने लगते हैं। इसके बाद वो एक एक करके कई गैंगस्टर्स से निपट जाता है, लेकिन पुलिस हेड यानी गैंगस्टर लीडर के सामने लिन की नहीं चल पाती। वो फिर से लिन को बुरी तरह मारता है और उसका सूट दोबारा टूट जाता है। लिन को लगता है कि अब वो मरने ही वाला है, लेकिन ठीक समय पर सेनेटर के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और गैंगस्टर्स के ज्यादातर लोगों को शूट कर देते हैं। बाकी गैंगस्टर्स किसी तरह वहां से भागते हैं और पुलिस हेड भी अपनी असलियत छुपाते हुए वहां से निकल जाता है। लिन ने इतना बड़ा काम किया था, सीनेटर की जान बचाई थी, लेकिन इसके बावजूद सीनेटर के गार्ड्स उसे ही बुरा भला कहते हैं। तभी वहां खुद सीनेटर आ जाते हैं। उन्हें देखते हैं लिन कुछ पल के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। लिन असल में सीनेटर का ही बेटा होता है। ये सच्चाई जानकर क्लोई को भी जोर का झटका लगता है। उसे लगता है कि लिन भी अमीरों और जेनेटिक्स का हिस्सा है, इसलिए वो दुखी होकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में मीडिया पर खबर वायरल हो जाती है कि सीनेटर पर हमला हुआ था। कई चैनल सीनेटर का इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। सीनेटर बताता है कि एक हीरो, उसका बेटा, जिसने उसे बचाया, खुद एक स्पेशल है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि स्पेशल्स जेनेटिक्स से कम नहीं है और उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके बाद प्रोपोजिशन 42 लगभग सबकी हामी से पास हो जाता है। सरकार प्रॉमिस करती है कि स्पेशल्स को भी बराबर अधिकार दिए जाएंगे और उनके लिए स्पेशल मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे जहां उनका इलाज हो सकेगा। इसके बाद लिन क्लोई को ढूंढने जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो काफी दुखी होकर कैंप में वापस लौट आता है जहां स्पेशल लोगों का इलाज चल रहा होता है। वहीं सीनेटर उससे मिलता है और अपने सारे पुराने गलत कामों के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि तुम्हारी माँ मेरी गलती की वजह से मारी गई थी और मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। जाने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं हिम्मत करके तुम्हें वो लेटर दे पाता, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। लिन अकेले में वो लेटर पढ़ता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि तुम अपने डैड को माफ कर देना और अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि आखिरकार हम सब बराबर हैं। इसी दौरान क्लोई और मीरा भी लिन से मिलने पहुंचते हैं। क्लोई बताती है कि पुलिस हेड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो अभी भी सीनेटर के साथ ही काम कर रहा है। ये सुनकर लिन को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ी का सच पता लगाने का काम क्लोई करती है। वो एक हाईटेक कैमरा से उस लैब के अंदर झांकती है जहां सीनेटर और पुलिस हेड खड़े होते हैं। कैमरा के जरिए उन्हें एक भयानक हकीकत पता चलती है। वो दोनों दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं और अब तक जो कुछ भी सबकी आंखों के सामने हुआ वो सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए एक नाटक था। सीनेटर जिस प्रपोज्ड लॉ की बात कर रहा था वो स्पेशल्स की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ जेनेटिक्स को और अपग्रेड करने के लिए था। उन्हें असल में स्पेशल्स के दिमाग से एक खास किस्म का केमिकल चाहिए था और उसे निकालने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जा रहा था। इन कैंप्स में इलाज के नाम पर आने वाले स्पेशल्स के दिमाग से वही केमिकल निकाला जा रहा था। ये प्रोसेस इतना खतरनाक था कि डोनर की मौत भी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद सीनेटर और उसके साथी बेपरवाह थे। वो चाहते थे कि स्पेशल्स खत्म हो जाए और दुनिया में सिर्फ जेनेटिक्स ही रहें। उनके बातों से ये भी पता चलता है कि इस कैंप में सिर्फ एक ही इंसान का सचमुच में इलाज किया जाएगा, लिन यानी सीनेटर का बेटा। लिन अब पूरे कैंप पर नजर डालता है। वो देखता है कि लोग तेजी से मर रहे हैं। स्पेशल्स को भी समझ आने लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक प्लान के तहत लिन भी ऑपरेशन रूम में चला जाता है जहां उसका ऑपरेशन होना है। उसने अपने ब्लैंकेट के नीचे अपना प्रोस्थेटिक सूट छिपा कर रखा होता है जिसे वो पहले ही रिपेयर कर चुका है। उसके डैड और नर्सेज जैसे ही वहां आते हैं, लिन अपने असली इरादे दिखा देता है। वो सबसे पहले अपने डैड को गर्दन से पकड़कर उन्हें मॉन्स्टर कहकर एक कमरे में कैद कर देता है। वो नर्स के हाथ से वो इंजेक्शन भी छू लेता है जो किसी मासूम स्पेशल के दिमाग से निकाले गए केमिकल से बना होता है। इसके बाद लिन तेजी से सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहां के गार्ड्स को हराकर गेट खोल देता है। गेट खोलते ही अलार्म बजने लगते हैं और पुलिस हेड यानी गैंगस्टर लीडर अपनी पूरी आर्मी के साथ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन अब कुछ कंट्रोल होना मुश्किल होता है क्योंकि स्पेशल्स ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। वो अपने हाथों में आम चीजें जैसे पत्थर, बेड, स्ट्रेचर उठाकर जेनेटिक्स और गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं। भले जेनेटिक्स उनसे ज्यादा ताकतवर हों, लेकिन स्पेशल्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से बाजी पलटने लगती है। ये जंग अब बेहद खौफनाक रूप ले लेती है। इसी दौरान क्लोई और मीरा भी दूसरे मिशन पर लगी होती हैं। वो
वो सीनेटर और पुलिस हेड के खिलाफ सारे सबूत हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन ये सब करने में उन्हें 5 मिनट लगने वाले हैं और इतने में कोई भी आकर उनसे सबूत छीन सकता है। एक आदमी तो आकर मीरा का गला दबाने लगता है। वो लगभग मर ही जाती, लेकिन ठीक समय पर एक स्पेशल पीछे से आकर उस जेनेटिक को मार देता है और मीरा बच जाती है। फाइनली सबूत सही सलामत हायर अथॉरिटीज तक पहुंच जाते हैं और सीनेटर और पुलिस हेड की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ लिन और गैंगस्टर लीडर के बीच भयानक लड़ाई चल रही होती है। जेनेटिक होने की वजह से गैंगस्टर बहुत ताकतवर और तेज होता है। वो लिन के सूट को टुकड़ों में तोड़ देता है, फिर लिन को घसीटते हुए लैब के अंदर ले जाकर कंट्रोल पैनल पर जोर से पटक देता है, जिसके पीछे जेनेसिस ट्री लगा हुआ है। लिन जानता है कि जेनेसिस ट्री कैसे काम करता है, इसलिए वो जल्दी से ट्री का एक फूल तोड़ देता है। फूल टूटते ही ट्री का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत से तेज धार वाले कांटे निकलते हैं। लिन नीचे गिरकर किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, लेकिन सारे कांटे उस गैंगस्टर के शरीर में धंस जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। कुछ देर बाद असली पुलिस वहां पहुंचती है और सभी गैंगस्टर्स के साथ साथ सीनेटर को भी गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरी फैसिलिटी सरकार के कब्जे में आ जाती है और आखिरकार सारी बुराई खत्म हो जाती है। जैसे ही सबको सीनेटर की सच्चाई पता चलती है, प्रोपोजिशन 42 को तुरंत रद्द कर दिया जाता है। शहरों के बीच बने सारे बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं और इस दुनिया में इक्वालिटी आ जाती है। अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स एक दूसरे के शहरों में आ जा सकते हैं और नॉर्मल इंसानों की तरह साथ रह सकते हैं। सब बहुत खुश हैं और सबसे ज्यादा खुश हैं लिन, क्लोई और मीरा। पता चलता है कि पूरी लड़ाई के दौरान मीरा के गले पर बहुत गहरी चोट लगी थी। अब वो गा नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो खुश है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी लिन के साथ गुजारने वाली है। क्लोई भी उनके साथ सुरक्षित रहती है और यहाँ तक लगने लगता है कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा राज सामने आता है। हम देखते हैं कि एक डिफॉर्म चेहरे वाला आदमी दूर से छिपकर लिन पर नजर रख रहा है। जब उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है तो पता चलता है कि वो सीनेटर ही है, लिन का बाप, जो या तो पकड़ा ही नहीं गया या जेल से भाग चुका है और अब बदला लेने का सही मौके का इंतजार कर रहा है। वो आगे क्या करेगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।